पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन प्रीवियस क्लास में चर्चा कर रहे थे 1919 के अधिनियम की जो प्रमुख विशेषताएं थी उनको लेकर के अपन ने अपना व्याख्यान प्रारंभ किया था और प्रीवियस क्लास में अपन ने कुछ महत्वपूर्ण जो विशेषताएं थी उन पे अपन ने चर्चा की थी और आज अपन जो है उसके जो आगे की अर्थात जो शेष रही जो विशेषताएं हैं उनका अध्ययन जो है वो आज के इस लेक्चर के माध्यम से करेंगे। 1919 के अधिनियम की विशेषताएं और ये हो जाएगा आपका पार्ट 2। यानी अपन ने उसमें कुछ विशेषताओं की चर्चा अपन ने प्रीवियस क्लास में की थी और बाकी की जो शेष विशेषताएं वो आज की क्लास में करेंगे, इसलिए इसको पार्ट 2 नाम देकर के अपन चर्चा कर रहे हैं ताकि आप जब भी समय आपको मिले और आप जब वीडियो देखें तो आपको ये भली भांति ज्ञात रहे कि अपन इससे पहले भी एक क्लास के अंदर अपन इन चीजों को पढ़ चुके हैं। आज अपन चर्चा करेंगे इसके आगे की विशेषताओं को लेकर के, यानी कि अपन आगे बढ़ने से पहले अपन प्रीवियस विशेषताओं की चर्चा करते हैं। मैंने बताया था 1919 का जो अधिनियम है उसे मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है और इसके साथ ही मैंने बताया था कि इस अधिनियम की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी प्रांतों के अंदर द्वैध शासन की स्थापना। और द्वैध शासन के बारे में एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो 1919 का अधिनियम है उसकी कोई दो प्रमुख विशेषताओं जो है आपसे 2 अंक का जो सवाल आता है उसमें पूछी जाती है, 2-3 विशेषताओं के नाम लिखिए। तो यहाँ सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो यही थी 1919 के अधिनियम की प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना। द्वैध शासन का क्या तात्पर्य है, तो यहाँ आपको ये स्पष्ट करना है कि द्वैध शासन का तात्पर्य है कि प्रांतों की जो शासन व्यवस्था है उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। एक रक्षित श्रेणी के विषय थे और दूसरे हस्तांतरित श्रेणी के थे। रक्षित श्रेणी के जो विषय थे उनपे गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी उसकी निगरानी के अंदर रखे गए और जो हस्तांतरित विषय थे वो वहां की जो प्रांतीय जो परिषदें थी उनको सौंप दिए गए थे। तथा हम ये कह सकते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों के अंदर आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के अपनी यूं कहें कि यहाँ एक प्रारंभ एक सूत्रपात जो था इस अधिनियम के अंदर किया गया था। और यहाँ जो रक्षित विषय थे जैसे रक्षा को लेकर के, सेना को लेकर के हम बात करते हैं तो उसमें रक्षा का आ गया, वित्त का आ गया, डाक तार है, वाणिज्य है, मुद्रा है, इस प्रकार के जो विषय थे वो रक्षित श्रेणी के थे जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी जो थी उसके अधीन रखे गए। और जो हस्तांतरित थे जिसमें अपन ये कहें कि प्रांतों के स्तर पे शिक्षा की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए या लघु उद्योगों की बात की जाए, इस प्रकार के जो विषय जो थे वो वहां की जो प्रांतीय परिषदें थी उनको सौंप दिए गए थे। अब अपन चर्चा करते हैं कि आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आगे की क्या क्या विशेषताएं थी। तो यहां अपन आगे देखते हैं तो यहां आता है कि साहब जो केंद्र पे जो कार्यकारिणी परिषद जो थी गवर्नर जनरल की जो केंद्रीय स्तर पे, अपन लिख लेते हैं यहां पे केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद जो थी इसमें भारतीयों की जो नियुक्ति की जाती थी पहले उसमें बढ़ोतरी की गई थी। परिषद में भारतीयों की नियुक्ति में बढ़ोतरी, यानी कि पहले एक सदस्य इसमें नियुक्त होता था और इस अधिनियम के द्वारा अब यहां पे 3 सदस्य, कितने सदस्य हो गए? 3 सदस्य, यानी कि 2 सदस्यों की संख्या में यहां पे क्या हुआ है? इजाफा हुआ है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद जो थी केंद्रीय स्तर पे, उस केंद्रीय कार्यकारिणी में पहले जो भारतीयों की नियुक्ति 1 सदस्य की नियुक्ति होती थी अब उसमें 3 सदस्यों की नियुक्ति की गई था। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों की नियुक्ति में बढ़ोतरी की गई थी, पहली चीज। दूसरी अपन इसकी विशेषता देखते हैं तो दूसरी विशेषता अपन देखते हैं कि भारत जो परिषद जो थी उस परिषद में कुछ परिवर्तन किए गए थे। भारत परिषद में परिवर्तन,
यानी कि भारत परिषद में भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यानी कि इसमें अधिक से अधिक 12 सदस्य, कितने सदस्य रखे गए? 12 सदस्य रखे गए, जिसमें से आधे सदस्य, यानी आधे सदस्य जो है, यहां लिख सकते हैं आप आधे सदस्य, आधे सदस्य जो है वो कम से कम, यानी इस अधिनियम की तिथि से पूर्व कम से कम 10 वर्ष, यानी अधिनियम की जो तिथि है इस तिथि से 10 वर्ष पूर्व तक भारत के अंदर निवास किया, यानी कि वो इसके सदस्य बन सकते हैं। भारत परिषद के सदस्य कौन बन सकते हैं? जिसकी मांग लंबे समय से भारतीय जन समुदाय, भारत के जो नेता, जो लोग जो थे, वो बार बार उठा रहे थे। इसलिए इस अधिनियम में भारत परिषद में भी सुधार करने के संदर्भ में कुछ परिवर्तन किए गए, 12 सदस्य रखे गए और उसमें आधे सदस्य जो हैं वो कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रहे हों, और वो तिथि, यानी इस अधिनियम की तिथि से पूर्व 10 वर्ष तक कम से कम भारत के अंदर उन्होंने निवास किया हो। तो इस प्रकार का प्रावधान जो था वो इसके अंदर अपने को दिखाई देता है। और दूसरी ओर परिषद के जो लॉ मेंबर है, यानी कानून के जो विशेषज्ञ हैं, इस परिषद के अंदर जो कानून के जो विशेषज्ञ हैं उनकी भी अपन अगर चर्चा करें तो यहां पर भी इस कार्यकारिणी के अंदर जो भारतीयों की नियुक्ति की जा रही थी, इस कार्यकारिणी के अंदर यहां पे थोड़ा सा मैं इस पॉइंट पे क्लियर कर रहा हूं, ये चीज ध्यान रखना। केंद्रीय जो कार्यकारिणी परिषद जो थी इसकी अपन चर्चा करें तो यहां पर भी जो लॉ मेंबर है, यानी जो सदस्य कानून के जो विशेषज्ञ हैं, उनके लिए भी 10 साल की जो वकालत जो थी उसको ही रखा गया है कि 10 साल की वकालत किसी व्यक्ति ने कर रखी है, 10 साल का एक्सपीरियंस उसके पास है, तो उसे लॉ मेंबर के तौर पे नियुक्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार के प्रावधान जो थे वो यहाँ पे दिखाई देते हैं। इसके अलावा इसका जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है विकेंद्रीकरण, यानी कि अब तक अपन ये देख रहे थे कि सत्ता का केवल और केवल केंद्रीकरण दिखाई दे रहा था, वो इस अधिनियम के माध्यम से अपने को दिखाई देता है कि सत्ता का कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? विकेंद्रीकरण हो रहा है। यानी सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की जाए, सत्ता के विकेंद्रीकरण में बल देने की बात की जाए तो वो इस अधिनियम में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों के अंदर, आपने देखा कि प्रांतों के अंदर जो आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, वो कहीं ना कहीं शक्ति के विकेंद्रीकरण के पहलू को अपने को क्या करती है? दर्शाती है। क्योंकि अब तक, इससे पहले सत्ता का क्या था? केंद्रीकरण था। अर्थात केंद्रीकरण में क्या होता है? संपूर्ण शक्ति जो होती है वो एक ही केंद्र में निहित रहती है, एक केंद्र होता है और यहीं से शक्ति निकल करके आती है सभी के पास। तो ये केंद्रीकरण जो था वो लॉर्ड कर्जन के समय से अपने दिखाई देता है। कर्जन की अगर बात करें तो कर्जन के समय ये शक्ति का जो केंद्रीकरण था वो अपने चरमोत्कर्ष पे था, चरम सीमा पे था। वो अब कहीं ना कहीं इस अधिनियम के माध्यम से शक्ति के विकेंद्रीकरण का जो पहलू है वो दिखाई देता है। अर्थात प्रांतों के अंदर जो आंशिक उत्तरदायी शासन की जो स्थापना की गई है वो कहीं ना कहीं शक्ति के विकेंद्रीकरण के पहलू को दर्शाती है। अर्थात तो कह सकते हैं कि प्रांतों को पहली बार, यहां इस अधिनियम के द्वारा आप देख सकते हैं कि यहां जो प्रांत जो थे, इन प्रांतों को पहली बार ऋण लेने व कर लगाने का अधिकार, ऋण लेने में कर लगाने का जो अधिकार जो था वो इस अधिनियम के द्वारा इनको प्रदान किया गया। तो आप देख सकते हैं कि पहली बार शक्ति के विकेंद्रीकरण के माध्यम से प्रांतों के अंदर जो आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना के संदर्भ में जो कदम इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा बढ़ाए गए, उनके अंदर यह दिखाई देता है कि प्रांतों को पहली बार ऋण लेने व कर लगाने का जो अधिकार जो था वो प्रांतीय परिषदों को प्रदान किया गया था इस अधिनियम के द्वारा। तो ये भी यहाँ इसकी बहुत बड़ी विशेषता आती है कि अपन जब 1919 के अधिनियम की चर्चा करें तो अपने को मोटे तौर पे कुछ महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं वो आपको ध्यान में रखनी है कि इनको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है,
कि ये भारतीय शासन व्यवस्था के सुधार के संदर्भ में कुछ प्रयास जो थे वो इस अधिनियम में किए गए थे। और ऐसे क्या क्या प्रयास थे, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्रांतों में आंशिक जो उत्तरदायी शासन था उसकी स्थापना के संदर्भ में। ये दूसरी चीज था केंद्र के अंदर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना पे। तीसरी चीज अपन देख सकते हैं कि जो परिषदें थी, विधान परिषदें थी, उनका पुनर्गठन किया गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं तो आता है कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी निश्चित तौर से उसमें भी सुधार होगा, तो यहां पर भी उसमें सुधार किया गया। और भारतीयों की नियुक्ति के संदर्भ में की बात की जाए तो पहले जहां एक व्यक्ति की नियुक्ति होती थी अब उसमें 3 व्यक्तियों की नियुक्ति। इसके अलावा जो भारत परिषद जो थी, भारत मंत्री जो था उसके संदर्भ की बात करें तो भारतीय परिषद जो थी उस परिषद के अंदर भी कुछ सुधार किए गए, अर्थात उस परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या 12 रखी गई और उसमें एक शर्त लगा दी गई कि इसमें जो आधे सदस्य हैं वो कम से कम इस अधिनियम की तिथि तक, तिथि की बात की जाए उस तिथि तक कम से कम भारत में 10 वर्ष तक उन्होंने निवास किया हो, ताकि वो भारतीय परिवेश की जानकारी जो है वो अच्छी तरीके से रखता हो या भारतीय परिवेश की समझ जो है वो उसे अच्छी तरीके से ज्ञात हो। तो इस प्रकार के प्रावधान जो थे वो अपने को यहाँ पे दिखाई देते हैं। और एक आ जाएगा फिर शक्ति का विकेंद्रीकरण, अर्थात जो पहले के अधिनियमों में अपने को शक्ति का केंद्रीकरण दिखाई देता था, या अपन यूं कहें कि लॉर्ड कर्जन के समय जब बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय जो शक्ति का केंद्रीकरण जो था वो अपनी चरम सीमा, चरमोत्कर्ष पे था, वो कहीं ना कहीं अब इस अधिनियम के द्वारा अपने को शक्ति का विकेंद्रीकरण का जो रुख है ब्रिटिश सरकार का वो दिखाई देता है। जैसे प्रांतों को इस अधिनियम के द्वारा यह अधिकार दिए गए कि वो ऋण ले सकते हैं और कर लगा सकते हैं। इस प्रकार के अधिकार जो थे इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय परिषदों को प्रदान किए गए थे। तो इस प्रकार की जो चर्चाएं जो थी वो इस अधिनियम के अंदर की गई थी। आगे अपन बढ़ते हैं तो अपन इसके विकेंद्रीकरण के साथ आप शक्ति का विभाजन भी जोड़ सकते हो साथ। शक्ति विभाजन, अब ये शक्ति विभाजन जो किया गया था वो शक्ति विभाजन आप जो आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई है उसके संदर्भ में देख सकते हो कि भी शक्ति का विभाजन किया गया, एक रक्षित विषय के तौर पे भी देख सकते हो और एक हस्तांतरित। तो यहां जो रक्षित और हस्तांतरित जो थे उन पे निर्णय लेने के अधिकार जो थे, शक्ति जो थी उसका कहीं ना कहीं बंटवारा किया गया। प्रमुख मेजर जो विषय जो थे, जो सब्जेक्ट जो थे उनको गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का अधीन रखा गया और कुछ ऐसे विषय जो थे चिकित्सा को लेकर के, कहें अपन जैसे स्वास्थ्य है या शिक्षा है या जो छोटे उद्योग है उनके अगर बात करें तो ये चीजें जो थी वो वहां प्रांतीय विधान परिषदों को प्रदान की गई। तो कहीं ना कहीं ये चीजें दिखाई देती है कि शक्ति का जो विभाजन था केंद्र और राज्य के मध्य, अगर बात करते हैं तो दो स्टेज को दिखाई देती है, प्रांतीय और केंद्रीय स्तर की जो कार्यकारिणी थी उनमें कहीं ना कहीं शक्ति का जो विभाजन था वो अपने को दिखाई देता है। और आप उसको इस तरीके से देख सकते हैं क्योंकि शक्ति का विभाजन का मतलब सीधा सा क्या होता है, जब आप आगे चल करके भारत की व्यवस्था का अध्ययन करेंगे, संघीय ढांचे का अध्ययन करेंगे तो आप निश्चित तौर से आप वहां पर भी देखेंगे शक्ति का विभाजन जो होता है वो केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियां जो है वो बांटी गई थी। और कहीं ना कहीं ये शक्ति का विभाजन जो था वो इस अधिनियम में भी दिखाई देता है। 2 तरीके के विषयों का बंटवारा कर दिया गया था जिसमें रक्षित और हस्तांतरित बनाए गए थे और उनमें भी अधिकार क्षेत्र जो थे दोनों के तय कर दिए गए। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये शक्ति का विभाजन जो था वो दिखाई देता है। अब आगे अपन चर्चा करते हैं निर्वाचन की और मताधिकार की। नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो निर्वाचन व मताधिकार को लेकर के चर्चा करेंगे। अब निर्वाचन को आपको पता है कि निर्वाचन के क्षेत्रों की अपन चर्चा करते हैं। तो मैंने आपको बताया था 1909 का जो अधिनियम था पार्लियामेंट अधिनियम, उस अधिनियम के द्वारा निर्वाचन की जो सांप्रदायिक प्रक्रिया जो प्रणाली जो थी उसको लागू कर दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं 1919 के अधिनियम में इस प्रणाली को और ज्यादा इसका क्या किया गया, विस्तार किया गया था। अर्थात सिख जो थे, आंग्ल भारतीय समुदाय के जो लोग थे उनके लिए भी स्थान जो थे वो आरक्षित किए गए थे। तो कहीं ना कहीं जो सांप्रदायिक निर्वाचन जो प्रणाली 1909 के अधिनियम में अपने को दिखाई देती है
उस प्रणाली का इस अधिनियम के द्वारा विस्तार किया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि इस अधिनियम की एक विशेषता ये भी है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया, अर्थात 1909 के अधिनियम में जो सांप्रदायिक प्रणाली लागू की गई थी उस प्रणाली का विस्तार करते हुए इसको सिख समुदाय है, आंग्ल भारतीय समुदाय है या मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के लिए इस प्रकार के जो क्षेत्र जो थे उनके लिए स्थान जो थे वो आरक्षित कर दिए गए। तो इस प्रकार यहाँ निर्वाचन जो प्रणाली जो थी, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो थी उसका विस्तार किया गया। और मताधिकार की बात करते हैं तो उसमें लगभग 10% जनता जो थी उसको मत देने का अधिकार जो था वो प्रदान किया गया। यानी कि अब वर्तमान में अपन जो देख रहे हैं कि वयस्क मताधिकार, यानी कि वयस्क मताधिकार का मतलब भारत के अंदर वयस्क मताधिकार के लिए वयस्क किसको माना गया है? 18 वर्ष की जो आयु पूर्ण करता है वो अपना मतदान सूची के अंदर अपना नाम दर्ज करवा करके और मत का प्रयोग कर सकता है। लेकिन यहां क्या है, 18 वर्ष की आयु एक आधार है, उससे ऊपर के व्यक्ति जो है वो मतदान की प्रक्रिया के अंदर भाग ले सकते हैं और अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहां ऐसा नहीं था, यहां केवल और केवल 10% जनता को ही मत देने का अधिकार जो था वो प्रदान किया गया था। अब यहाँ 10% जनता में कुछ जो व्यक्ति पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, संपत्ति के आधार पे है, क्षेत्र के आधार पे है, तो उस आधार पर उन लोगों को मत की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर जो था वो यहाँ पे प्रदान किया गया था। इसके अलावा अपन देखते हैं एक चीज और महत्वपूर्ण आती है, वो आप नोट कर लेना इस चीज को, वो आता है साहब नरेश मंडल की स्थापना। नरेश मंडल की स्थापना इस अधिनियम के द्वारा भारत के अंदर जो देशी रियासतें थी उनके राजाओं का एक संगठन बनाने की बात जो थी वो इस अधिनियम में कही गई थी। यानी देशी जो रियासतें थी उनके जो राजा थे उनको संयुक्त रूप से एक आयोग, एक मंडल बनाने का सुझाव जो था वो इस अधिनियम के अंदर रखा गया था। और इसी को ध्यान में रख करके 8 फरवरी 1921 को दिल्ली में नरेश मंडल की स्थापना की गई थी। और इस नरेश मंडल में 121 सदस्य यानी 121 राजाओं ने मिलकर के इस नरेश मंडल की स्थापना की थी। ये एक महत्वपूर्ण है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि नरेश मंडल की स्थापना जो थी वो स्थापना प्रावधान जो था वो किस अधिनियम के अंतर्गत रखा गया था। तो ये 1919 के अधिनियम के अंतर्गत एक नरेश मंडल की स्थापना का प्रावधान रखा गया था। आगे सवाल ये भी बनता है कि नरेश मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो 8 फरवरी 1921 को नई दिल्ली में की गई थी और इसके 121 सदस्य थे। ये एक महत्वपूर्ण प्रावधान जो था इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता। जिस प्रकार से अपन प्रांतों के अंदर द्वैध शासन की बात करते हैं, दोहरे शासन की बात करते हैं, आंशिक उत्तरदायी शासन की बात करते हैं, जो इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी, उसी प्रकार इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता एक नरेश मंडल की स्थापना को लेकर के भी रही है। इसके अलावा अपन देखते हैं तो इस अधिनियम को एक संक्रमणकालीन उपाय कहा है। अब वो भी देख लीजिए, यानी नेक्स्ट विशेषता आप यहां 7 नंबर लगा के लिख सकते हैं, संक्रमणकालीन उपाय। इस अधिनियम को संक्रमणकालीन उपाय कहा गया था, अर्थात इस अधिनियम में इस चीज का प्रावधान था कि जब तक भारतीयों के अंदर उत्तरदायी शासन की जो कार्यशैली है वो ठीक तरीके से वो समझ नहीं जाते, तब तक ये अधिनियम जो है वो कार्य करेगा। और 10 वर्ष के बाद एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति का प्रावधान इसमें किया गया था कि भारतीय कहां तक जो प्रांतों के अंदर इसका प्रयोग किया गया था उत्तरदायी शासन का, कहां तक लोग जो है वो इस उत्तरदायी शासन को सीख सके। तो इस प्रकार के लिए इसको एक संक्रमणकालीन उपाय के रूप में रखा गया। और इसके 10 वर्ष बाद एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति का जो प्रावधान जो था इस अधिनियम में किया गया था। और इसी के तहत
साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। अब 10 वर्ष बाद 1919 को लेकर के 10 वर्ष बाद करें तो होनी कब चाहिए थी? 1929 में होनी चाहिए थी। लेकिन उस समय जो भारत की परिस्थितियां असहयोग आंदोलन के कारण जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी थी, जिस प्रकार से असंतोष ब्रिटिश सरकार के प्रति भारतीय जन समुदाय का हुआ था और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए इसकी नियुक्ति 2 साल पूर्व 1927 में इसकी नियुक्ति कर दी गई थी, जो 1928 में भारत आया था। और उस समय साइमन गो बैक के जो नारे जो थे वो लगे थे, और ये चीजें जो है आपने पहले भी पढ़ी हुई है। तो ये इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिनके आधार पे आप इन चीजों को समझ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप 1919 के अधिनियम की जो प्रमुख विशेषताएं थी उनको आप अच्छी तरीके से समझ सके और साथ ही आप अच्छी तरीके से आप नोट्स भी इसके बना सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आज किस वीडियोस के माध्यम से, आज के लेक्चर के माध्यम से आपने 1919 की अधिनियम की जो प्रमुख विशेषताएं थी उनको अच्छी तरीके से समझा है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।